एक ऐसा मैटर जिस पर आप किसी भी टाइप की, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उस मैटर पे आप इंसिडेंट करोगे तो वह ऑब्जर्व कर लेगा। इस टाइप के मैटर या इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। और हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फेयर। इट कंसिस्ट डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फेयर। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फेयर है, जिसके अंदर वाली जो वॉल है वो कोटेड होती है बाय लैम्प ब्लैक कलर से। लैम्प ब्लैक कलर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो, कार्बन ब्लैक तो समझते हो ना। तो इसकी जो अंदर वाली वॉल है वो कंप्लीटली कोटेड होती है किससे, कार्बन ब्लैक कलर से या फिर लैम्प ब्लैक से, ठीक है। इसके वन साइड में एक होल होता है, छोटा सा होल होता है जहां से रेडिएशन इंसिडेंट होती है, जिस होल से रेडिएशन इंसिडेंट होती है। ओके, आपकी बुक में आई थिंक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, बट आप एग्जाम में ये भी मेंशन करके आना, उसके बाद हम जो बुक में गिवन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी है क्या, एक ऐसा मैटर जिस पर आप किसी भी टाइप की रेडिएशंस को इंसिडेंट करो ऑब्जर्व कर लेगा। इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट डबल वॉल्ड होलो स्फेयर, जिसकी इनर वाली जो वॉल्स होती है वो कंप्लीटली कोटेड होती है बाय लैम्प ब्लैक कलर से। इसके वन साइड एक होल होता है जहां से रेडिएशंस को इंसिडेंट किया जाता है। ब्लैक बॉडी की हम बात करें तो जैसे ही इसमें रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो ये अंदर वाली कोटिंग कौन से कलर की है, लैम्प ब्लैक कलर की, ठीक है। तो जैसे ही इंसिडेंट होती है यहाँ पे वॉल्स पे स्कैटरिंग होगी, डिफरेंट पार्ट से स्कैटर्ड करेगी और मोस्ट ऑफ पार्ट इस इंसिडेंट रेडिएशन का क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी टाइप के रेडिएशन को इंसिडेंट करो वो अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसके साथ साथ अब जैसे ये अब्जॉर्ब कर रही है तो फिर ये इमिट भी तो करनी चाहिए ना। जैसे आप ब्लैक बॉडी को हीट करोगे तो ये हर टाइप की रेडिएशंस को इमिट भी करेगा, हर टाइप की रेडिएशंस को इमिट भी करता है। उन रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। जैसे ये ऑब्जर्व करता है वैसे आप हीट करोगे तो ये हर टाइप की रेडिएशंस को इमिट भी करता है। स्पेशली ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनाता है, क्या बनाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनाता है। और इस टाइप के रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद हम मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा फाइंड आउट हो रहा है वहां पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन हेडिंग डाल लो, ठीक है। ब्लैक बॉडी है क्या, एक ऐसा मैटर या ए बॉडी विच ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। इसके ऊपर आप जितनी भी रेडिएशन को इंसिडेंट करोगे हर टाइप की, उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सबको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इट कंसिस्ट अ डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फेयर हैविंग ए स्मॉल होल ऑन वन साइड। इसके वन साइड एक स्मॉल होल होता है। The inner wall is completely coated by black lamp color. Lamp color it means carbon black, ठीक है। कार्बन जो ब्लैक है उसी कलर को हम यहाँ पे लैम्प कलर बोलते हैं। When any radiation incident from hall, जब कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट होगी हॉल से तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी, ओके। सो व्हेन एनी रेडिएशन इंसिडेंट फ्रॉम हॉल द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जैसे आप बॉडी को हीटेड करोगे इट इमिट्स ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशंस। ये हर एक टाइप के रेडिएशंस को क्या करेगा, इमिट करेगा। इस टाइप के रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। अ ब्लैक बॉडी इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है, हैशटैग इंपॉर्टेंट है। अ ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी है वो क्या इमिट करती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इमिट करती है, बट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा तो इसने इमिट किया, बट जो इंटेंसिटी है किसकी, रेडिएशंस की, वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को रिकॉल कर लेते हैं, एक ऐसी बॉडी जिसपे आप किसी भी टाइप की रेडिएशंस को इंसिडेंट करो ऑब्जर्व कर लेगा। इट कंसिस्ट डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्पेयर, ठीक है। और इनर वाली वॉल है वो कोटेड है किससे, ब्लैक लैम्प कलर से। इसके वन साइड एक होल होता है, जैसे आप रेडिएशन इंसिडेंट करोगे मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है। सिमिलरली आप जैसे ब्लैक बॉडी को हीट करोगे तो ये ऑल टाइप के रेडिएशन को इमिट करता है। बेसिकली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ये बनाता है, बट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट पे इंटेंसिटी अलग होती है, वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये लिख लीजिए, आप स्नैपशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इस अब हम इस
स्टडी करते हैं कि जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो वहां पे ऑल टाइप की रेडिएशंस इमिट होती है, या फिर हम बात करें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वहां पे इमिट होता है। तो वहां पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वेवलेंथ के साथ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ग्राफ का स्टडी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम बात करें एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड और वेवलेंथ के बीच में। जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया तो आप एक बार ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए। फर्स्ट, यदि मैं फर्स्ट कर्व की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट कर्व से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो, क्या यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है? नहीं है ना। यदि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो हमें हर एक पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू सेम फाइंड आउट होती, इट मीन हमें ये स्ट्रेट कर्व फाइंड आउट होता। बट हमें ये किस तरह से कर्व फाइंड आउट हो रहा है, हमें ये इस तरह से कर्व फाइंड आउट हो रहा है। हर एक पॉइंट पे एनर्जी ई लैम्डा की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट रिजल्ट हम इस कर्व से क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात करें तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। हर एक पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देखो सेकंड ग्राफ में देखो T2 ग्रेटर देन 1 T1 बताया है मैंने, थर्ड ग्राफ में देखो T3 ग्रेटर देन T2, फोर्थ ग्राफ में T4 ग्रेटर देन T3, ओके, एंड फिफ्थ ग्राफ में T5 इज ग्रेटर देन T4। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो यहाँ से सेकंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ए लैम्डा यानी एनर्जी इमिटेड पर सेकंड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस तरह से, देखो T1 पे ए लैम्डा की वैल्यू इतनी है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया T2 तो ए लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, T3 पे और इंक्रीज हो गई, T4 पे और इंक्रीज हो गई। तो जिस तरह से आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, यहाँ पे इमिटेड एनर्जी पर सेकंड भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करो। नाउ वी स्टडी द कर्व ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। हमें रिजल्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। ग्राफ बनाना आप ए लैम्डा और लैम्डा के बीच में। द फर्स्ट रिजल्ट इज देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेक्ट्रा के अंदर पर्टिकुलर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। समझ आना आपने ये कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे, यूनिफॉर्म होता है तो हर एक पॉइंट पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, इट मीन आपको स्ट्रेट कर्व यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन मिलती है। बट आप देखो हर एक पॉइंट पे वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन की हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, आप देख रहे हो द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, एट ईच टेम्परेचर देयर इज वेवलेंथ एट विच ए इज मैक्सिमम। यस, ऑब्जर्व करो आप इसको, देखो हर एक टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक ऐसी वेवलेंथ है जहाँ पे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पे यदि मैं इस कर्व की बात करूं तो लैम्डा एम ये हुआ ना, इस वैल्यू पे ई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। सेकंड पे देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये रहा यहाँ पे मैक्सिमम। हर एक लैम्डा के लिए आपको ई की वैल्यू क्या मिलेगी, हर एक लैम्डा नहीं, हर एक कर्व में एक लैम्डा की वैल्यू पे आपको ई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। हर एक कर्व में लैम्डा की एक वैल्यू पे ई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। सेकंड वाले कर्व की यदि मैं बात करूं तो इस वाली लैम्डा एम के लिए ई की वैल्यू मैक्सिमम है। वापस हम थर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे भी एक लैम्डा की वैल्यू के लिए मैक्सिमम हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। तो इस तरह से कर्व के अंदर आप ये चीज समझ पा रहे हो ना कि कर्व में हर एक कर्व में एक लैम्डा की वैल्यू के लिए ई की वैल्यू हमेशा क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो थर्ड कंक्लूजन इज at each temperature there is a wavelength at which E is maximum। E की वैल्यू वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेस। एट अ गिवन टेम्परेचर देखो E की वैल्यू क्या हो रही है, फर्स्ट इंक्रीज हो रही है। एक लैम्डा की वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू पे E की वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कंक्लूजन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेस। देखो फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है which with increases of lambda, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, become maximum, एक सर्टन लैम्डा की वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाती है। सो बिकम मैक्सिमम एट अ सर्टन वेवलेंथ लैम्डा एम एंड देन डिक्रीजेस एज इंक्रीजेस ऑफ वेवलेंथ। जैसे आप और वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई रिपीट अगेन, मैं एक बार रिजल्ट्स रिपीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट इज
कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। सेकंड इज आप कर्व, हर एक कर्व को अच्छे से ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है ई मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इट मीन द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड की हम बात करें तो हर एक कर्व में एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के लिए ई लैम्डा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ओके, फोर्थ की हम बात करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, फोर्थ की हम बात करें तो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ई लैम्डा भी इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लैम्डा एम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद ई लैम्डा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन चारों कंक्लूजन को लिख लो, नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। फिर लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन आप यहाँ पे समझ लो एक बार। देखो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, अच्छे से एक बार नोटिस करना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो एक बार लैम्डा एम शिफ्ट हो रहा है क्या, लैम्डा एम शिफ्ट हो रहा है। पहले कर्व में देखो, पहले कर्व में लैम्डा एम ये रहा, लैम्डा एम एक ऐसी वेवलेंथ जहां पे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लैम्डा एम का मतलब है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। फर्स्ट कर्व में देखो लैम्डा एम यहाँ है, सेकंड कर्व में हम बात करें कहां पे मैक्सिमम है, यहाँ पे, तो इट मीन दिस इज लैम्डा एम। थर्ड की हम बात करें तो देखो लैम्डा एम और इधर शिफ्ट हो गया, फोर्थ की हम बात करें तो लैम्डा एम और इधर शिफ्ट हो गया। तो जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जा रही है, इट मीन जहां पे ऐसी वेवलेंथ जहां पे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट जो कंक्लूजन है क्या है, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो लिख लो आप, ये भी लिखवा देती हूं मैं। फिफ्थ कंक्लूजन और सिक्स अभी जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था, रेले-विन्स रूल, वो ही है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, उसे हम 6 रूल बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। तो पहले चारों लिख लो, फिर हम फिफ्थ और सिक्स भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। लैम्डा एम ऐसी वेवलेंथ जहां पे ई लैम्डा की वैल्यू हमें मैक्सिमम फाइंड आउट होती है। सो फॉर द मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी ई लैम्डा एम कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी अ कांस्टेंट, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, इस रूल को बोलते हैं विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल। जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी एन कांस्टेंट, जिसे हम बी से डिफाइन करते हैं। इस रूल को बोलते हैं विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से रेडिएशंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए विन्स और रेले-जीन्स दोनों ने ही अलग अलग रूल दिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर अ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू विन्स रूल, यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है। देखो विन्स, अकॉर्डिंग टू विन्स ए लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस का b अपॉन kt डी लैम्डा। इट मीन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लैम्डा की पावर -5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। सिमिलरली रेले-जीन्स के अकॉर्डिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, ओके, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमने यहाँ पे स्टडी किया है।